जी हाँ, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक जो कि है जनरल एंट्रीज। ये कॉमर्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है और इसमें हमें सारे कॉन्सेप्ट इसमें सीखने को मिलेंगे। जिसे जनरल एंट्री आती है उसे सब कुछ आता है और जिसे जनरल एंट्री नहीं आती है उसे कॉमर्स का कुछ भी नहीं आता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमें जनरल एंट्री सीख ली हमने, मतलब हमें कॉमर्स का सारा सब कुछ आता है, और जनरल एंट्री नहीं आती इसका मतलब हमें कुछ भी नहीं आता है। तो चलिए आइए जनरल एंट्री क्यों, कैसे और किन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लें कि जनरल एंट्री जो है वो बनाने के लिए हम अपने आप को, जनरल एंट्री बनाने के लिए हम अपने आप को मानकर चलेंगे कि हम बिजनेस हैं। जनरल एंट्री हमें सीखना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को मानना पड़ेगा कि हम इंसान नहीं हैं, हम पर्सन नहीं हैं, हम व्यक्ति नहीं हैं, हम एक बिजनेस हैं, हम एक व्यापार हैं। हम पहले ऐसा मानेंगे तो फिर हमारे सारे कॉन्सेप्ट सही होंगे और एंट्रीज हमें बहुत अच्छी तरह से क्या होगी, समझ आएगी। तो चलिए थोड़ा सा और समझते हैं हम। जैसे हमने मान लिया कि माना कि कोई एक किराने की शॉप है, हमने मान लिया कि हमारी एक किराने की शॉप है। हाँ, कोई किराने की शॉप है, हमने ऐसा मान लिया। और ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है ना, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, ये व्यक्ति जो है वो इस किराना शॉप का मालिक है, ऑनर है, प्रोप्राइटर है। ये इस शॉप का ऑनर है, मालिक है, प्रोप्राइटर है ये। ठीक है सर। अब हमें ध्यान ये रखना है कि जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो हम अपने आप को इंसान नहीं मानेंगे, हम अपने आप को व्यक्ति नहीं मानेंगे। मैं आपको कोई भी पॉइंट समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको ये मानकर चलना है कि आप पर्सन नहीं हैं, आप इंसान नहीं हैं, आप बिजनेस हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा बोलने के पीछे मेरा क्या रीज़न है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि ये कोई पर्सन है जो कि इस बिजनेस का, इस दुकान का ऑनर है, मालिक है। इसने क्या किया, अपने घर में से कुछ रुपए उठाए, अपने घर से कुछ रुपए उठाए और घर में से जो रुपए रखे हुए थे इन रुपए को उठाया और ये रुपए उठाकर कहाँ लगा दिया, दुकान में लगा दिया, बिजनेस में ये रुपया इसने क्या कर दिया, लगा दिया। तो घर से ये पैसे इसने उठाए, घर का ये जो सेविंग था वो सेविंग इसने उठाया और बिजनेस में क्या कर दिया, लगा दिया। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, बताओ हमारे पास रुपया आया या हमारे पास से रुपया गया? तो यदि आप अपने आप को क्या मान रहे हैं, पर्सन मान रहे हैं, आप अपने आप को यदि व्यक्ति मान रहे हो ना, तो आप मेरे को जवाब क्या दोगे मालूम? बोले सर हमारे पास से रुपया गया, हमारे पास से रुपया सर गया। और मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं अपने आप को क्या मान रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, एक किराने की दुकान हूँ, मैं एक बिजनेस हूँ, मैं एक फर्म हूँ, मैं एक कंपनी हूँ, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। और मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि इसने बिजनेस में रुपया लगाया, इसका मतलब ये है कि रुपया आया। मैं क्या बोल रहा हूँ, रुपया आया, क्योंकि मेरे मन में क्या चल रहा है कि मैं एक बिजनेस हूँ, मैं एक बिजनेस हूँ, मेरे मन में ये चल रहा है और मैं उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रुपया बेटा आया मेरे पास। और आप बेटे बेटे क्या सोच रहे हो कि मेरे पास से तो रुपया क्या हुआ, गया। आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ, बट हमें सवाल करने हैं।
हमें क्वेश्चन सीखने हैं। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम अपने आप को पर्सन नहीं मानेंगे, हम अपने आप को बिजनेस मानेंगे। तो चलिए हम ध्यान रखेंगे, अब जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि अपने आप को आपको इंसान नहीं मानना है, आपको अपने आप को क्या मानना है, किराने की शॉप मानना है, एक फर्म माननी है, एक कंपनी मानना है। तो कुल मिलाकर अपने आप को हमें एक बिजनेस मानना है। और अभी हमने जो क्वेश्चन उठाया था कि इसने रुपया उठाकर कहाँ लगाया, बिजनेस में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ कि हमारे पास रुपया आया। अब क्लियर हो गया कि हमें क्या मानकर चलना है, हमें अपने आप को बिजनेस मानना है, ना कि बिजनेसमैन। क्लियर हो गया होगा ये। चलिए, तो कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ माल को खरीदा जाता है, माल को बाय किया जाता है, या माल को सेल किया जाता है, मतलब माल को बेचा जाता है। बहुत सारे अलग अलग हम पेमेंट करते हैं, लोगों से हमें पेमेंट रिसीव भी होते हैं। तो ये जो मैं आपको बड़बड़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई हमने माल को परचेस किया, हमने माल को सेल किया, हमने पेमेंट रिसीव किया, हमने भी लोगों को पेमेंट किया, हम बैंक में रुपया जमा कर रहे हैं, बैंक से रुपया निकाल रहे हैं। तो ये सारे जो टर्म मैं बोल रहा हूँ, ये सारे टर्म आपके क्या कहलाते हैं, ट्रांजैक्शन। ये सारे टर्म क्या कहलाते हैं, ट्रांजैक्शन, जिसको हम कहते हैं लेन देन। तो ये लेन देन होते हैं बिजनेस में, दिन भर ये लेन देन चला करते हैं, दिन भर ये लेन देन चला करते हैं। अब जब लेन देन हमने कर लिए तो हर लेन देन का कोई ना कोई बेटा बिल होता ही होता है। जैसे हम आप लोगों से फीस लेते हैं, तो फीस लेते समय आपको एक बिल देते हैं ना, एक रसीद देते हैं ना, तो वो रसीद क्या कहलाता है, बिल कहलाता है। मार्केट से हम कुछ कपड़े खरीद रहे हैं तो उस दुकान वाले से हमें बिल मिलता है, तो वो बिल होता है। तो हर ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई एक बिल जरूर होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसका एक बिल जरूर होगा। तो ये जो बिल होते हैं ना, ये जो बिल होते हैं ना, इन बिल्स को ही कॉमर्स की भाषा में इसे क्या कहा जाता है, वाउचर कहा जाता है। ये जो बिल होते हैं ना, इन बिल्स को ही क्या कहा जाता है, वाउचर कहा जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रमाणक। तो ये वाउचर होती हैं, वाउचर मतलब रसीदें, वाउचर मतलब रसीदें। तो ये जो बिल है, इन्हीं को कॉमर्स की भाषा में क्या कहते हैं, हम वाउचर कहते हैं। ठीक है, अब दिन भर हम माल को खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, लोगों से पैसा मिलते रहता है, लोगों को हम पैसा पेमेंट करते भी रहते हैं। तो इन सब का हम एक बिल बनाकर रख लेते हैं। फिर हमारे यहाँ क्या होता है, एक अकाउंटेंट होता है, वो अकाउंटेंट आता है, हमसे बिल मांगता है पिछले दिन के। कौन से दिन के, पिछले दिन के, या करंट डे के भी बिल मांग लेता है। और उन बिल को देखकर, उन बिलों को देखकर वो अकाउंटेंट जिस बही में एंट्री करता है ना, जिस बुक में वो एंट्री करता है ना, उस बुक को हम कहते हैं जनरल। उस बुक को हम क्या कहते हैं, जनरल कहते हैं। उस बुक को हम क्या कहते हैं, जनरल कहते हैं। हिंदी में कहें तो इसको बोलते हैं नकल बही। हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं हम नकल बही कहते हैं। ठीक है, अब हम ये देखने जाएंगे कि जनरल क्या होता है और इसके कॉलम क्या होते हैं और इसमें कैसे एंट्रीज की जाती है। अब हम इसका फॉर्मेट देखने जाते हैं। यस, अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि हम बिजनेस से हैं, हम व्यापार हैं और व्यापार में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। कुछ ट्रांजैक्शन से रुपया आता है, कुछ ट्रांजैक्शन से रुपया जाता है। जो भी रुपया आता जाता है उसका एक बिल बनाया जाता है, उन्हीं को हम वाउचर बोलते हैं।
तो ये हमने इसका प्रोसेस सीख लिया। अब हमें जनरल क्या बनानी है, जनरल बनाना है, तो जनरल का फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो जनरल का हमारा जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ। इन द बुक्स ऑफ यदि वो बोल रहा है कि G9 एजुकेशन ग्रुप, G9 एजुकेशन ग्रुप की पुस्तकों में जनरल एंट्रीज कीजिए। क्वेश्चन में लिख के देता है कि G9 एजुकेशन ग्रुप की पुस्तकों में जनरल एंट्रीज पास आउट कीजिए। तो ऊपर नाम क्या आ जाएगा, इन द बुक्स ऑफ G9 एजुकेशन ग्रुप। यदि उसने राम एंड सन्स बोला तो लिख देंगे हम इन द बुक्स ऑफ राम एंड सन्स। उसने कटारिया ग्रुप बोला तो यहाँ लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ कटारिया ग्रुप। बरोबर। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखा जाता है। हेडिंग के बाद में आप यहाँ लिखते हैं जर्नल एंट्री। हेडिंग के बाद आप लिखते हैं यहाँ पर जनरल एंट्री और फिर कॉलम का दौर शुरू होता है। देखिए कॉमर्स है तो लाइनें ना हो, है ना, कॉलम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो जनरल के कॉलम होते हैं, फॉर्मेट होते हैं। आइए हम सीखते हैं। पहला कॉलम होता है हमारा डेट का, तारीख का। पहला कॉलम होता है हमारा डेट का, तारीख का। हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में हमें डेट लिखना है, वो ट्रांजैक्शन की डेट, वो लेन देन की डेट जब हमने माल को खरीदा, बेचा, रुपया प्राप्त हुआ, रुपया दिया हो, तो उस लेन देन की तारीख जो होगी ना वो डेट के कॉलम में लिखी जाएगी। 3 तारीख में 3 चीज़ें लिखना ज़रूरी होता है। पहला ईयर लिखेंगे हम, ठीक है, जिस ईयर के लिए वो जनरल एंट्रीज बनाने को बोलेगा वो ईयर नोट करेंगे। सपोज मान लीजिए कि 2020 के लिए बोल रहा है वो, तो ईयर लिखा जाता है। ईयर के बाद में मंथ लिखा जाता है और मंथ के बाद में डेट लिखी जाती है, डे लिखा जाता है उसका, मतलब 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, जो भी दिया हो वो लिखते हैं हम, है ना। तो इस तरह से ये हमारी डेट हमें लिखना है। डेट के बाद में पर्टिकुलर का कॉलम होता है, तो पर्टिकुलर में डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, पर्टिकुलर में डिटेल लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख कर बता रहा हूँ कुछ इस तरह से कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देन फिर यहाँ ब्रैकेट्स में कुछ इसका शॉर्ट डिटेल लिखते हैं हम, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, हमने बिजनेस को स्टार्ट किया और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ इस तरह से डिटेल्स क्या की जाएगी, लिखी जाएगी। कैसे लिखते हैं उसके रूल्स हम देखेंगे। अभी हम फॉर्मेट देख रहे हैं। तो पर्टिकुलर में इस तरह से डिटेल्स लिखी जाएंगी, इसको बोलते हैं एंट्री करना, इसको कहते हैं हम एंट्री करना। तो एंट्री इस तरह से होती है। फिर अगला कॉलम आता है आपका वाउचर नंबर। वी नंबर मीन्स वाउचर नंबर, वी नंबर मीन्स वाउचर नंबर। देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा तो उसका कोई ना कोई बिल होगा, इस बात पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी बिल हैं उन बिल पर कोई सीरियल नंबर तो होता है ना, कि नहीं होता है, होता है ना, बिल्कुल होता है। कोई भी बिल हो उस पर सीरियल नंबर ज़रूर होता है, 1 2 3 5 6 110, ऐसे कुछ सीरियल नंबर होते हैं। तो वो जो बिल, जिस बिल को देखकर हमारा अकाउंटेंट जनरल एंट्री बना रहा है, वो बिल का नंबर यहाँ लिखना होता है, वो बिल का नंबर यहाँ पर लिखना होता है। प्रैक्टिकली अभी तो हम जब सवाल करेंगे तो हमें नहीं लिखना है। प्रैक्टिकली आप कहीं जॉब करेंगे या आप अपने बिजनेस में खुद के अकाउंट्स लिखेंगे तो प्रैक्टिकली यहाँ पर बिल का नंबर लिखते हैं।
अभी सवालों में अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला कॉलम होता है आपका LF। अगला कॉलम होता है LF। बोलो सर LF का फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्कुल बताएंगे साहब हम। LF का फुल फॉर्म होता है लेजर फॉल्यू। LF का फुल फॉर्म होता है लेजर फॉल्यू, और लेजर फॉल्यू को बोलते हैं हिंदी में खाता बही पृष्ठ संख्या। क्या बोलते हैं हम? खाता बही पृष्ठ संख्या। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। अभी अपन इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं। अभी हमने फुल फॉर्म बता दिया है, क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, हम बताएंगे बाद में। तो LF का कॉलम भी में एक पेज नंबर लिखा जाता है, एक पेज नंबर लिखा जाता है। तो अभी हम प्रैक्टिकली तो कोई यहाँ अकाउंट्स लिख नहीं रहे हैं, बट यदि प्रैक्टिकली रियल में कहीं अकाउंट्स लिखते हैं तो इन कॉलम में लेज़र का पेज नंबर लिखते हैं, लेज़र का पेज नंबर। अब आप बोलेंगे लेज़र क्या होता है, तो मैंने इसीलिए बोला कि अभी हम आगे के टॉपिक में लेज़र पढ़ेंगे। तो अभी इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर लेज़र का पेज नंबर हम लिखते हैं प्रैक्टिकली, अभी सवाल में हमें नहीं लिखना है। ये हमारा ये कॉलम कंप्लीट हो गया। अगला कॉलम होता है DR अमाउंट। अगला कॉलम होता है DR अमाउंट, और उसका अगला कॉलम होता है CR अमाउंट। अब ये DR अमाउंट क्या है और CR अमाउंट क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। देखिए शायद कोई कॉइन हो आपके पास, तो उस कॉइन को देखो, दो साइड होते हैं, एक फ्रंट साइड होता है और एक उसका बैक साइड। कॉइन एक ही है, कॉइन एक ही है, बट उसके दो साइड होते हैं, एक फ्रंट साइड होता है और एक बैक साइड होता है, जिसको एक को हेड बोलते हैं और दूसरे साइड को क्या बोलते हैं हम? टेल बोलते हैं। चित और पट भी हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। तो जिस तरह से हर जो कॉइन है उसके दो साइड होते हैं, उसी तरह से हर ट्रांजैक्शन के, हर लेन देन के कितने इफेक्ट होते हैं? दो। हर लेन देन के, हर ट्रांजैक्शंस के कितने इफेक्ट होते हैं? दो होते हैं। तो उन दो इफेक्ट को डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है। और इस दोहरा लेखा प्रणाली में उन्हें दो इफेक्ट के नाम देना थे। तो जिसने भी डबल एंट्री सिस्टम बनाया, जिसने भी क्या, मुझे तो पता है किसने बनाया, आपको पता है? नहीं पता है? चलिए मैं बताता हूँ आपको। लुकास पेसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम को इन्वेंट किया था। तो उसने जब दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम बनाया, तो डबल एंट्री का मतलब ऐसा नहीं कि दो दो एंट्रियां होंगी, हाँ, डबल एंट्री का मतलब डबल इफेक्ट होगा। डबल एंट्री का मतलब नहीं कि दो एंट्रियां होंगी, नहीं, एंट्री तो एक होगी, बट उसके इफेक्ट कितने पड़ेंगे? दो। तो उसने क्या करा, पहले इफेक्ट को नाम दिया DR और दूसरे इफेक्ट को नाम क्या दिया? CR। अमाउंट एक होगी, बट उससे लिखा दोनों कॉलम में जाएगा। जैसे मान लीजिए उसने 20,000 रुपए से 20,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम क्या करेंगे, ये जो डेबिट है इसका अमाउंट यहाँ 20,000 लिख देंगे, और ये जो 2 होता है इसका अमाउंट क्रेडिट में लिखा जाता है 20,000। ट्रांजैक्शन एक ही होगा, अमाउंट भी क्वेश्चन में एक देगा, बट वो मेंशन कितनी जगह किया जाएगा? 2 जगह किया जाएगा। तो एक होगा डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो फॉर्मेट की बात हो गई। फॉर्मेट के बाद अब हम बात करेंगे कि इसमें जो एंट्रीज लिखनी है वो कैसे लिखी जाएगी। तो चलिए हम समझते हैं कि इसमें एंट्रियां कैसे की जाती है। हम थोड़ा सा अलग हट के एंट्रियां करने का रूल्स आपको बताएंगे। जो बुक में हैं उन रूल्स को हटाकर हम नए तरीके से आपको जनरल एंट्रीज करने का या जनरल एंट्रीज समझाने का प्रयास करेंगे,
ठीक है, तो चलिए आइए हम जनरल एंट्री के रूल्स देखते हैं। अब हमें वो तरीका देखना है, वो टेक्निक देखना है। हम कॉमर्स के जो बेसिक रूल हैं जिनसे जनरल एंट्रीज बनती है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुझे थोड़े से डिफरेंट लगते हैं। तो मैंने क्या किया, जनरल एंट्रीज करने के अपने खुद के कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ रूल्स बना लिए और उनके अकॉर्डिंग हम जनरल एंट्री करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इसके जो रूल्स हैं ना, वो जनरली थोड़े से कम समझ आते हैं, है ना, इसलिए हम उनकी चर्चा ही नहीं करेंगे। हम अपना एक नया तरीका ढूंढ लेते हैं और उस नए तरीके से हम सवाल को करेंगे। तो चलिए वो नया तरीका हम समझते हैं। देखिए, हमारे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी लेन देन होते हैं, उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। हमारे ट्रांजैक्शंस को, हमारे लेन देन को हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है? दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो वो ट्रांजैक्शन जो कि सारे के सारे काहे में होते हैं? कैश में होते हैं। एक वो ट्रांजैक्शन जो कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, जो नगद में होते हैं, उनको कहते हैं हम कैश ट्रांजैक्शन। बोले सर कैसे, कौन से नगद में होंगे? चल आइए समझते हैं। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बेटा ये बिजनेस है, ये दुकान है। इस दुकान में, इस बिजनेस में हमने क्या किया? जो हमारा मालिक है, उस मालिक ने अपने घर से रुपया लाकर इस दुकान में क्या कर दिया? लगा दिया। तो ये क्या हुआ? कैश ट्रांजैक्शन। इसने अपने घर से रुपया लाया और बिजनेस में लगा दिया, बिजनेस को स्टार्ट किया। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन कहलाएगा? आपका कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगा। ये नगद व्यवहार कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैश बड़ा है। हम अपने आप को क्या मानते हैं? मैंने क्लियर कर दिया, हम अपने आप को बिजनेस मानते हैं। तो बिजनेस में कैश क्या हो गया? बढ़ गया। बिल्कुल सही है। चलिए और समझते हैं हम। मान लीजिए हमारी किराने की शॉप है, तो हमने क्या किया? हमारी शॉप से किसी कस्टमर को, किसी ग्राहक को कैश में गुड्स सोल्ड किया। मीन्स हमने उसे माल गुड्स दिया और बदले में उससे पेमेंट ले लिया। तो ये मेरा कैसा ट्रांजैक्शन हो गया? कैश ट्रांजैक्शन हो गया। हमने इस ग्राहक को माल बेचा, बदले में उससे पेमेंट ले लिया। मतलब फिर ये क्या हो गया? मेरा कैश ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है। या मान लीजिए जैसे हमारी किराने की शॉप है, तो हम भी तो कहीं से माल परचेस करके लाते होंगे। अरे बेचने के लिए हम भी तो खरीद के लाते होंगे। तो मान लो हम कहाँ से माल को खरीद के ला रहे हैं? एक बड़ा सा होलसेल का मार्केट है सियागंज। तो हमने क्या करा? सियागंज से माल को परचेस करके लाए, सियागंज से माल को मैं खरीद के लाया, सियागंज से माल को मैंने खरीदा, तो पेमेंट करा ना, नगद कैश में खरीदा तो मैंने उससे पेमेंट किया। ये मेरा क्या हो गया? कैश ट्रांजैक्शन हो गया। बिजली का बिल मैंने पे किया, काय में पे करते हैं? अरे कैश में पे करते ना, तो ये मेरा कैश ट्रांजैक्शन हो गया। मैं मार्केट से स्टेशनरी परचेस करके लाया और दुकानदार को मैंने पेमेंट किया, तो ये मेरा क्या हो गया? कैश ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है। हमने कुछ दिन पहले किसी को उधार माल बेचा था, कुछ दिन पहले हमने किसी को उधार माल बेचा था, अब उससे पेमेंट मिल रहा है हमें, तो वो हमारा कैसा ट्रांजैक्शन हो गया? कैश ट्रांजैक्शन। कुछ दिन पहले हमने सियागंज से उधार माल खरीदा था,
कुछ दिन पहले सियागंज से उधार माल हमने खरीदा था, अब उसका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, अब हम सियागंज वाले को पेमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा कैसा ट्रांजेक्शन हो गया? कैश ट्रांजेक्शन हो गया। हमने दुकान से रुपया कैश उठाकर बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो वो मेरा कैसा ट्रांजेक्शन हो गया? कैश ट्रांजेक्शन हो गया। तो इस तरह से जो ट्रांजेक्शन्स आएंगे उनको कहते हैं हम कैश ट्रांजेक्शन। उनको क्या कहते हैं हम? कैश ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो कैश ट्रांजेक्शन ऑलमोस्ट आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैश ही है। क्लियर है? अब कैश ट्रांजेक्शन हुआ, यदि कैश ट्रांजेक्शन हुआ, सर मान लिया कि ये कैश ट्रांजेक्शन है, चलो सर आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं कि कैश ट्रांजेक्शन है। अब इससे जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, या कैश ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री कैसे करते हैं? तो हमने छोटे से दो नियम बना लिए। देखो, ये डेबिट वाला नाम ऊपर आता है और क्रेडिट वाला, टू वाला नाम कहाँ आता है? नीचे। हमेशा ऐसे ही होगा, डेबिट वाला नाम ऊपर आता है और टू वाला नाम हमेशा नीचे आता है। कभी भी ऐसा नहीं करना है, आने तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। क्या नहीं करना? कभी ऐसी एंट्री मत कर देना है कि टू कैपिटल अकाउंट और यहां लिख दो तुम कैश अकाउंट डेबिट। ऐसे नहीं करते हैं, ये गलत तरीका है ना। हाँ, हमेशा क्या होगा बच्चों? डेबिट वाला नाम ऊपर आएगा और टू वाला मतलब क्रेडिट वाला नाम हमेशा नीचे आएगा। ये फिक्स है। डेबिट वाला नाम ऊपर और टू वाला नाम नीचे, डेबिट वाला नाम ऊपर और टू वाला नाम नीचे लिखना हमें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, यदि हमारा ट्रांजैक्शन काहे में हुआ? कैश में हुआ। यदि हमारा ट्रांजैक्शन काहे में हुआ? कैश में हुआ। तो हमें ये देखना है कि कैश, टारगेट किसको करना है? हमें कैश को। टारगेट किसको करना है? हमें कैश को। कि कैश यदि इंक्रीज हो रहा है, कैश यदि क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में कैश का नाम ऊपर आएगा। कैश का नाम ऊपर आएगा। कैश यदि इंक्रीज हो रहा है, कैश यदि दुकान में बढ़ रहा है, कैश यदि इंक्रीज हो रहा है, कैश दुकान में बढ़ रहा है, तो कैश का नाम ऊपर और टू में फिर जो भी सेकेंडरी नाम होगा वो लिखेंगे। हमने कैश का नाम फिक्स कर लिया कि कैश इंक्रीज होगा, कैश बढ़ेगा, दुकान में कैश इंक्रीज होगा, दुकान में कैश बढ़ेगा, तो कैश का नाम ऊपर आएगा और जो भी नाम बचेगा दूसरा वाला वो नीचे लिखेंगे। वो फिक्स नहीं किया हमने, बट एक कैश का नाम फिक्स कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा, कैश यदि क्या होगा? इंक्रीज। कैश क्या होगा? इंक्रीज। कैश बिजनेस में बढ़ेगा। कैश बिजनेस में यदि बढ़ेगा तो कैश का नाम ऊपर और जो बचा हुआ नाम होगा उस एंट्री में वो नीचे आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, यदि कैश क्या हो जाए? आपका डिक्रीज हो जाए। कैश क्या हो जाए? आपका डिक्रीज हो जाए। कैश क्या हो जाए? आपका डिक्रीज हो जाए। कैश क्या हो रहा है? आपका कम हो रहा है। तो फिर ऐसी कंडीशन में कैश यदि क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कैश कम हो रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में कैश का नाम कहाँ आएगा? नीचे। कैश का नाम कहाँ आएगा? नीचे आएगा। कैश का नाम कहाँ लिखेंगे हम? नीचे की साइड लिखेंगे। ठीक है, तो कैश का नाम हम नीचे लिखेंगे भाई, और कैश का नाम हमें कहाँ लिखना है? नीचे। और जो भी उसमें कंडीशन होगी, जो भी कंडीशन होगी, वो कंडीशन का नाम फिर कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी कंडीशन हो गई हमारी? 2 कंडीशन हो गई सर बोले। पहली कंडीशन फिर से बोलो, कैश इंक्रीज होगा, कैश का नाम ऊपर आएगा। कैश इंक्रीज होगा तो कैश का नाम ऊपर आएगा, और यदि कैश डिक्रीज हुआ तो फिर कैश का नाम कहाँ आएगा? नीचे। दूसरा नाम फिर हम कंडीशन के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी तरह से समझ लीजिए।
यदि बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ, कैश का नाम ऊपर, नीचे फिर टू में हम कंडीशन के हिसाब से देखेंगे। कैश यदि डिक्रीज हो रहा है बिजनेस में, बिजनेस से कैश कम हो रहा है, यहाँ से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, बिजनेस से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कैश का नाम कहाँ आएगा, नीचे, और फिर जो सेकंड कंडीशन होगी वो नाम कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैश ट्रांजेक्शन में हमें इस तरह से करना है। ओके, अब मान लीजिए वो ट्रांजेक्शन कैश में नहीं हुआ तो सर, हाँ ये भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन कैश में होंगे, ये जरूरी नहीं है। बिजनेस में कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे भी होते हैं जो कैश में नहीं होते हैं, जो नगद नहीं होते हैं, जो उधार होते हैं, ऐसा भी ट्रांजेक्शन होते हैं। तो फिर उन ट्रांजेक्शन को कैसे लिखेंगे, उन ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री हम कैसे करेंगे, आइए उसका भी रूल समझते हैं। तो जो ट्रांजेक्शन कैश में नहीं होते हैं उनको कहते हैं हम नॉन कैश ट्रांजेक्शन। क्या कहते हैं उनको, नॉन कैश ट्रांजेक्शन कहते हैं उनको। क्या कहते हैं हम, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। जो कैश में नहीं होते वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो गए, है ना। अब जो गैर नगद लेन देन है हमारे, जो गैर नगद लेन देन है, जो नगद में नहीं है, उनको बोलते हैं गैर नगद। ठीक है भाई, जैसे जो हमारा रिश्तेदार है वो तो रिश्तेदार है, जो रिश्तेदार नहीं है उसको गैर रिश्तेदार बोल देते हैं हम, है ना। तो जो कैश में है उनको छोड़ दो, बाकी के ट्रांजेक्शन क्या हो जाएंगे आपके, नॉन कैश। तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन की जब आप जनरल एंट्री करने बैठेंगे, नॉन कैश आइटम्स की आप जब जनरल एंट्री करेंगे तो उसमें टारगेट करना आपको गुड्स को। किसको टारगेट करना है, गुड्स को टारगेट करना है। देखो मैंने डार्क लिख रखा है, गुड्स गुड्स, है ना। तो किसके बारे में सोचना है, फिर गुड्स के बारे में सोचना है। जब नगद लेन देन थे तो किसके बारे में सोच रहे थे हम, कैश के बारे में। अब नगद नहीं है ट्रांजेक्शन, उधार में है, उधार में है, क्रेडिट में है, तो फिर ऐसी कंडीशन में किसके बारे में सोचेंगे हम, गुड्स के बारे में। यदि गुड्स इंक्रीज हो रहा है, यदि बिजनेस में गुड्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो गुड्स का नाम ऊपर आ जाएगा, गुड्स का नाम ऊपर आ जाएगा, गुड्स का नाम ऊपर आ जाएगा, और सेकेंड नेम फिर जो भी होगा कंडीशन के हिसाब से लिख देंगे। अब जब ऊपर आएगा तो या तो वो परचेस के नाम से आएगा या सेल्स रिटर्न के नाम से आएगा, दो में से किसी नाम से आएगा बस। और सवाल में से पता चल जाता है कि परचेस लिखना है या सेल्स रिटर्न, सवाल में से पता चल जाएगा, बस वो दो नाम से आएगा। तो गुड्स जब इंक्रीज होगा, दुकान में गुड्स जब बढ़ेगा, गुड्स की दुकान में वृद्धि होगी, तो गुड्स का नाम ऊपर आएगा, नीचे फिर जो भी सेकंड नाम होगा वो लिख देंगे हम। और यदि गुड्स क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, दुकान से गुड्स क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, दुकान से गुड्स क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में गुड्स का नाम कहाँ आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम, 2 में लिखेंगे इसको। तो अब ये 3 में से किसी भी नाम से आ सकता है, सेल्स के नाम से आ सकता है, परचेसेस रिटर्न के नाम से आ सकता है, परचेसेस रिटर्न के नाम से आ सकता है, या परचेस के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में पता चल जाएगा, चलेगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, पता चलेगा, 100% पता चलेगा कि सेल्स लिखना है, परचेस रिटर्न लिखना है या परचेस लिखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फाइनली मैं इन शॉर्ट फिर बता देता हूँ, यदि मेरा ट्रांजेक्शन गाय में हुआ, कैश में हुआ, तो मैं किसको टारगेट करूँगा, कैश को टारगेट करूँगा। कैश यदि मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मैं कैश का नाम ऊपर लिखूँगा, सेकेंड नाम नीचे लिख दूँगा। और यदि मेरा कैश डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो फिर मैं कैश का नाम नीचे लिखूंगा और सेकंड नाम फिर मैं ऊपर लिखूंगा। वो सवाल में से हमें पता चल जाता है। यदि ट्रांजैक्शन क्या है, नॉन कैश है, तो फिर ऐसी कंडीशन में गुड्स को टारगेट करेंगे, गुड्स के बारे में सोचेंगे कि दुकान में गुड्स बढ़ा या दुकान से गुड्स कम हुआ। तो यदि दुकान में गुड्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो गुड्स का नाम ऊपर या तो परचेस के नाम से आएगा या सेल्स रिटर्न के नाम से आएगा, डेबिट लिखेंगे। सेकेंड नाम कंडीशन के हिसाब से देखेंगे हम।
और यदि गुड्स आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो गुड्स का नाम नीचे आएगा और जो भी सेकंड कंडीशन होगी उसका नाम कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे है ना, अकाउंट्स के नहीं है ये रूल्स हमने बनाए हैं, मीन्स मैंने बनाए हैं। इस तरीके से जब जनरल एंट्री करते हैं तो फिर हमें एंट्रियाँ थोड़ी सी ईजी लगने लगती है। हाँ, मैं एक प्रॉमिस और कर रहा हूँ, जब आप सारी जनरल एंट्रियाँ सीख जाएंगे तो मैं आपको इसका जो ओरिजिनल रूल होता है वो रूल भी आपको बताऊंगा, तब आपको फील होगा कि उन रूल्स से एंट्री करना कितना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसके सवाल देखते हैं। यस, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए हम पहले रीड कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं इसे। क्वेश्चन में से लिखा हुआ है कि निम्नलिखित व्यवहारों के लिए पंजी प्रविष्टि कीजिए। पास द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहला ट्रांजेक्शन उसने दिया है, नकदी से व्यापार आरंभ किया, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। दूसरा ट्रांजेक्शन उसने दिया है, अमित से माल खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम अमित। थर्ड ट्रांजेक्शन है, बैंक में जमा किए, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 4000 रुपीज। फोर्थ ट्रांजेक्शन है, फर्नीचर खरीदा, परचेज फर्नीचर 1200। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है, नकदी माल बेचा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 1800। ओके, चल क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पहली एंट्री उसने, अच्छा पहले नाम देखिए, किसी व्यक्ति का नाम ऊपर ऊपर दिया है क्या उसने, कि इसकी पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियां दीजिए या कीजिए, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा ना, तो हम लिख देंगे ऊपर इन द बुक्स ऑफ, और डैश कर देंगे। नीचे क्या लिखेंगे, जनरल एंट्री। कॉलम बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये हमने कॉलम ड्रा कर ली। पहले एंट्री पढ़ते हैं हम दोबारा से। नकदी से व्यापार आरंभ किया, मतलब क्या हुआ समझिए। पहले मुझे ये बताइए, क्लियर कर दीजिए पहले, कि मैं जो हूँ वो क्या हूँ। बोले सर आप जो हो वो आप किराने की दुकान हो सर, आप किराना शॉप हैं। आप मान के चलिए सर कि आप एक किराना शॉप हैं, ठीक है, ये किराने की दुकान हो गई। ये इस दुकान का ऑनर है, मालिक है, व्यापारी है। तो इसने क्या किया, थोड़ा थोड़ा रुपया जो सेविंग किया था, ये रुपया उठाया और बिजनेस में लगाकर बिजनेस को क्या किया, स्टार्ट किया। ठीक है, बताओ पहले ये बताओ, ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। बोले सर कैश ट्रांजैक्शन है, सीधा सीधा दिख रहा है वो तो, अच्छी बात है। अब बताओ दुकान में कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है। बोले सर आपने डायग्राम बना रखा है कि इसने घर से रुपया लाकर दुकान में लगाया, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि बिजनेस में कैश बढ़ गया। जब कैश बढ़ता है तो फिर हम एंट्री क्या करते हैं, कैश का नाम ऊपर। तो ठीक है, ये पहली एंट्री डेट वगैरह तो दी नहीं है तो फर्स्ट लिख देते हैं हम। तो कैश का नाम कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो ये लिख दिया मैंने, कैश अकाउंट DR 2। थोड़ा सा यहाँ से स्पेस देकर फिर लिखते हैं 2। इसको लिखा जाता है कैपिटल के नाम से। अब कैपिटल क्यों लिखा जाता है, चलिए समझते हैं हम। टू कैपिटल अकाउंट, ये जो ऑनर होता है ना, ये जो ऑनर होता है, इसके नाम को हम इसी के बिजनेस में नहीं लिख सकते हैं। भाई ये बिजनेस इसी ऑनर का है, ये बिजनेस इसी ऑनर का है, तो ऑनर का नाम उसके बिजनेस में नहीं लिख सकते हैं। मान लीजिए रामलाल की पुस्तकें हैं, रामलाल नाम एक ऐसे दे दिया हमने इसको, और यहाँ फिर हम क्या लिख देंगे, इन द बुक्स ऑफ रामलाल। ये रामलाल कौन है, ऑनर है, मालिक है ना, उसका नाम लिखा मैंने। अब चूंकि ये पुस्तकें ही किसकी है, रामलाल की हैं, तो बेटे आप यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकते कि टू रामलाल,
या रामलाल डेबिट, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करें सर हम, क्योंकि ये पैसा मिला तो रामलाल से ही है सर, ये पैसा मिला तो रामलाल से ही है। रामलाल मैंने मन से काल्पनिक नाम लिया है ना, ये रामलाल मैंने मन से नाम लिया, तो बेटा ये नाम नहीं लिख सकते, ऑनर का नाम नहीं लिखते हैं। तो फिर क्या करें सर हम, तो हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करता है, रामलाल को रिप्रेजेंट करता है कौन सा अकाउंट, बोले सर कैपिटल अकाउंट। तो रामलाल को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, मालिक को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ऑनर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, कैपिटल अकाउंट। मतलब आप समझ जाना, मैं कहीं भी यदि कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूं तो एक्चुअल में ये कैपिटल कुछ भी नहीं है, ये उस पर्सन का नाम हो गया, ये उस मालिक का नाम है जिसका ये बिजनेस है। तो ये हमारी पहली एंट्री क्या हुई, कंप्लीट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर यहाँ ब्रैकेट में एक नरेशन लिखनी होती है आपको शॉर्ट में, बिंग स्टार्टेड बिजनेस, बिंग स्टार्टेड बिजनेस। और लिखना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं नरेशन विथ कैश। एंट्री दिया है अमाउंट 6000 रुपए का, तो डेबिट में, डेबिट के कॉलम में 6000, टू मतलब क्रेडिट होता है, टू मतलब क्रेडिट होता है, अरे बेटा टू मतलब क्रेडिट होता है, तो इसके सामने इसके सामने इसके सामने इसके सामने क्रेडिट में अमाउंट एक होगा, बट उसे लिखा कितने कॉलम में जाता है, 2 कॉलम में जाता है, तभी तो इसको डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, इसलिए 2 कॉलम में लिखते हैं। जब मेरी एक एंट्री कंप्लीट हो जाती है, जब मेरी एक एंट्री कंप्लीट हो जाती है तो मुझे इस पर्टिकुलर के कॉलम को पैक करना होता है। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हुई। उम्मीद है इस फर्स्ट एंट्री में कोई डाउट नहीं होगा। आइए सेकेंड एंट्री देखते हैं। अमित से माल खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम अमित। एक नोट याद रखिएगा कि जब क्वेश्चन में हमें गुड्स वर्ड दिख जाए, जब क्वेश्चन में हमें गुड्स वर्ड दिख जाए, देन किसी पर्सन का नाम दिख जाए, पहला गुड्स वर्ड होना चाहिए, दूसरा किसी पर्सन का नाम होना चाहिए, तो फिर ऐसी कंडीशन में ये जो ट्रांजैक्शन होता है ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन कहलाता है। ये नगद नहीं है, ये नगद नहीं है। जिसमें गुड्स और नाम दिख जाए समझ जाना वो नगद नहीं है, वो ट्रांजैक्शन आपका उधार कहलाएगा। तो इस सवाल में ऐसा है क्या, देखो एक बार पढ़ लेते हैं अपन। अमित से माल खरीदा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमित, बोला उसने गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमित, गुड्स भी है और अमित भी है, दोनों है, इसका मतलब ये कैश में नहीं है। तो कैश में नहीं है तो फिर यहाँ देखना, किसको देखना बेटा, गुड्स को देखना। तो गुड्स को जब अपन देखेंगे तो चेक करो गुड्स दुकान में बढ़ा या कम हुआ। बोले सर मान लेते हैं हम, सर मान लेते हैं ये अमित है, अमित से माल खरीदा, अमित से माल खरीदा, गुड्स बॉट फ्रॉम अमित। तो दुकान में सर माल आ जाएगा, दुकान में सर माल आ जाएगा, तो आप देख रहे हो दुकान में माल क्या हो गया, बढ़ गया, दुकान में माल बढ़ गया। तो जब गुड्स क्या होता है, इंक्रीज, जब गुड्स क्या होता है, इंक्रीज, तो गुड्स का नाम ऊपर लिखते हैं और सेकंड नेम कहाँ लिखते हैं हम, नीचे। तो ऊपर या तो परचेस आएगा या सेल्स रिटर्न आएगा, तो यहाँ कुछ रिटर्न का मैटर है क्या, नहीं, तो फिर क्या आएगा, परचेस। तो सेकंड एंट्री क्या लिख देंगे हम, परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, सेकेंड नेम एंट्री को दोबारा पढ़ो, अपने आप समझ में आएगा, एक दो बार पढ़ो तुरंत समझ में आ जाता है। उसने लिखा गुड्स परचेज फ्रॉम अमित, तो नाम क्या हो गया, अमित हो गया। तो यहाँ जो लिखना है वो आपको क्या लिखना है, अमित। तो केवल ऐसा टू अमित करके लिख दें। बोले नहीं सर आपने यहाँ अकाउंट लगाया, सर आपने यहाँ अकाउंट लगाया,
सर आपने यहाँ अकाउंट लगाया तो सर इसके सामने भी अकाउंट लगाना है, कोई बात नहीं, डॉट लगाकर एस लगा दीजिए और फिर अकाउंट लिख दीजिए। नाम के साथ डॉट लगाकर एस लगाया करिए, नाम आ जाए तो नाम के साथ डॉट लगाकर एस लगाया करिए, फिर उसके साथ अकाउंट लिखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम ऐसा नहीं लिखेंगे टू अमित अकाउंट, ये गलत होता है। ठीक है, तो जब पर्सन का नाम आए तो पहले डॉट लगाकर एस लगाइए और फिर अकाउंट लिखेंगे। इसका नरेशन लिख देंगे। नरेशन क्या लिखें बच्चों हम? बीइंग गुड्स परचेस्ड, बस बहुत इतना, बीइंग गुड्स परचेस्ड। इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको दिया है 2000, 2000 रुपये, तो यहाँ आ गया आपका 2000 रुपये, ये लिख दिया हमने। एक एंट्री हमारी और कंप्लीट हो गई। एक एंट्री कंप्लीट होने पर पर्टिकुलर के कॉलम को क्या करते हैं हम? पैक करते हैं। ओके, थर्ड एंट्री बैंक में जमा किए। चलो भाई, बैंक में पैसे जमा करने चलते हैं। हमने रुपए कहाँ जमा किए? बैंक में जमा किए। तो मैंने बिजनेस में से, दुकान में से रुपए उठाए और ये रुपए उठाकर मैंने बैंक में SBI में ले जाकर क्या कर दिए? मेरे अकाउंट में जमा कर दिए, मेरे अकाउंट पे, है ना। तो बेटा यहाँ से रुपए मैंने उठाए और बैंक में जमा कर दिए। कैश है ये ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन कैश में है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन हुआ। अब बताओ दुकान में रुपए बढ़े या कम हुए? बोले सर यहाँ से उठाकर आप यहाँ जमा कर रहे हो तो दुकान में से तो कैश क्या हो गया सर? कम हो गया। दुकान में से कैश क्या हो गया? कम हो गया। और जब दुकान में से कैश कम होता है तो कैश का नाम नीचे और दूसरा जो नाम आपको उसमें से समझ आ जाए वो नाम ऊपर। तो देखो ज़रा, कैश का नाम तो नीचे लिखना ही है मुझे, इतना तो मुझे समझ में आ गया। तो मैंने क्या लिख दिया? टू कैश। अब मुझे नाम कहाँ लिखना बाकी रह गया? डेबिट में लिखना बाकी रह गया। तो देखो क्या दिख रहा है आपको? बोले सर बैंक ही दिख रहा है मुझे, तो बाकी कुछ भी नहीं है उसमें। तो एंट्री क्या बन गई हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका नरेशन लिखना है हमें। क्या नरेशन लिखेंगे? बीइंग कैश डिपॉजिटेड, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। कोशिश करा करो कि नरेशन उधर के कॉलम्स में ना जाए। ठीक है, जगह कम पड़े नीचे लिखा करो। अभी मैंने तो लिख दिया भाई, है ना। अमाउंट कितना है? जल्दी से अमाउंट चेक करो भाई। ये है भाई 4000, 4000 रुपीज़। तो ये लिख दिया आपने 4000 रुपीज़। ये हमारी थर्ड एंट्री कंप्लीट हो गई। अब फोर्थ एंट्री देखनी है हमें, तो चलिए फोर्थ एंट्री देखते हैं। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा। ओके ओके ओके, जरा आओ इधर। ये हमारी दुकान है, दुकान के लिए फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा। पैसे को टारगेट करो, रुपए को देखो बस, फर्नीचर को मत देखो। फर्नीचर नहीं देखना, रुपए को देखना। सर ने रुपए बताया, रुपए देखो आप। तो कैश ट्रांजेक्शन हो गई। फर्नीचर खरीदेंगे, बताओ दुकान में कैश बढ़ेगा या कैश की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, कैश की बात कर रहा हूँ। तो कैश क्या होगा? फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर वाले को पेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे तो दुकान में से कैश क्या हो जाएगा? कम। तो आपका कैश क्या हो रहा है? कम। कैश क्या हो रहा है? कम, डिक्रीज हो रहा है। तो कैश का नाम नीचे, फर्नीचर का नाम ऊपर। तो फोर्थ एंट्री क्या हो जाएगी? पहले कैश का नाम लिख लें। कैश का नाम कहाँ आएगा? नीचे आएगा, ये लिख दिया हमने टू कैश। अब फर्नीचर का नाम कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। नरेशन आएगी बीइंग परचेज्ड फर्नीचर, बीइंग परचेज्ड फर्नीचर। ये हमारी क्या हो गई? नरेशन हो गई। एक एंट्री होने के बाद पर्टिकुलर के कॉलम को पैक किया करो। इसका अमाउंट देखो बेटा, अमाउंट कितना है? बोले सर इसका जो अमाउंट है
वो है 1200 रुपीज। तो ये लिखा आपने 1200 रुपीज, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। डेबिट के सामने और 2 मतलब क्रेडिट के सामने। ये हमारी 4th एंट्री कंप्लीट हो गई। चलिए बेटा 5th एंट्री देखते हैं। 5th एंट्री में क्या दिया उसने? 5th में लिखा उसने नगदी माल बेचा, नगदी माल बेचा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। दुकान से किसी कस्टमर को हमने कैश में माल को क्या किया? सेल किया। यहाँ जो माल, जो गुड्स रखा था, वो गुड्स हमने क्या कर दिया? इस कस्टमर को दे दिया और इस कस्टमर से पैसे कैश ले लिया। तो दुकान में कैश क्या हो गया? बढ़ गया। दुकान में कैश क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये मेरा कैश ट्रांजैक्शन है, कैश बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो डेबिट करूंगा। तो कैश को बेटा हम डेबिट करेंगे, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट। अब सेकंड क्या लिखूं मैं? तो सेकंड फिर मुझे क्या लिखना है? माल बेचा है बेटा, माल बेचने को हम क्या लिख देते हैं? सेल्स अकाउंट, ठीक है। नरेशन क्या बनेगी हमारी? बीइंग गुड्स सोल्ड। सोल्ड मतलब बेचना। ये हमारी 5th एंट्री क्या होती है? कंप्लीट होती है। मेरे ख्याल से सारी एंट्रियां कंप्लीट हो गई हैं हमारी। अब हम क्या करेंगे? हमारे दोनों साइड की क्या लगाएंगे? टोटल। जैसे हमारी एंट्रियां कंप्लीट हो जाती हैं तो हम क्या लगाते हैं? टोटल। और यहाँ लिखते हैं टोटल ऑफ जर्नल। क्या लिखते हैं? टोटल ऑफ जर्नल। जोड़ लीजिए 6 2 8 8 4 12 और एक 13,200। और ये लास्ट एंट्री की तो देखो अमाउंट ही लिखना भूल गए हम। लास्ट एंट्री का अमाउंट है 1800। ये 1800 दोनों प्लेस पे लिखा हमने 1800, है ना। अब इसे ऐड कर लीजिए 2000 3000 3 4 7 7 2 9 9 और 6 15 15,000 क्रेडिट की टोटल आ रही है। ये नोट कर दी मैंने। इधर की जोड़ लो 6 2 8 8 4 12 12 और 3 15, बिल्कुल बराबर। दोनों साइड की टोटल क्या आ रही है? बराबर आ रही है। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है।